दुनिया के सबसे खतरनाक वेल हंटिंग करने वाले जहाजों में से एक था द सियरा नाम का जहाज। शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक था। वेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट और एम्पैथेटिक होती है। अगर किसी वेल को चोट पहुंचती है तो बाकी वेल्स उसकी मदद करने आती हैं। ये लोग एक 2500 किलो की हार्पून गन का इस्तेमाल करके एक वेल पर हमला करते। जैसे ही वेल की बॉडी के अंदर घुसता, अंदर जाकर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाता। बेचारी वेल का खून बहने लगता। वो चीखे लगाती और उसकी चीखे सुनकर बाकी वेल्स वहां पर आ जाती उसकी मदद करने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये वेल हंटर्स सभी वेलों का शिकार कर लेते। ये जहाज इसी तरीके से वेल हंटिंग कर रहा था पोर्चुगल की कोस्ट से करीब 200 मील दूर। जहाज में बैठे हंटर्स ने सोचा था हमेशा की तरह ये दिन भी बड़ा सुनहरा रहेगा वेलिंग के लिए। लेकिन इसी वक्त अचानक से एक जहाज फुल स्पीड पर आकर सियरा को टक्कर मार देता है। इससे पहले कि वो हंटर्स समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से इस बार एक और टक्कर मारता है। इस टक्कर मारने वाले जहाज पर लिखा था सी शेपर्ड और इसे चला रहे थे कैप्टन पॉल वॉटसन। सियरा जहाज के हंटर्स के कैप्टन के पास एक राइफल थी। वो अपनी राइफल निकाल कर आते हैं और सीधा पॉल वॉटसन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तब तक पॉल वॉटसन का मकसद पूरा हो चुका था। वो सियरा को परमानेंटली डैमेज कर चुके थे। इसके 2 घंटे बाद पोर्चुगीज नेवी वहां पर आई और पॉल वॉटसन को गिरफ्तार करके ली और पॉल वॉटसन को बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद जैसे तैसे करके सियरा का ये जहाज पोर्चुगल के लिस्बन हार्बर तक पहुंच पाए। वॉटसन के साथियों ने सियरा में माइंस लगाकर इस पूरे जहाज को ही डुबा दिया। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जीवों की। इन जीवों को मारने वाले वेल हंटर्स की और इन वेल हंटर्स को हंट करने वाले एक पायरेट की। और यहां तक कि इको टेररिस्ट भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कनाडा में साल 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इनके फादर बड़े अब्यूजिव थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई। अब एक वाइल्ड बीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था, एक जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे ये बकी कहते थे। एक दिन बकी जंगल में एक एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया। जंगल में अकेले एनिमल ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे। जब ये 11 साल के थे तब इनके अंकल इन्हें एक सील हंट दिखाने लेकर गए, जहां पर बड़ी ही बेरहमी से सील्स को मारा जाता था। 19 साल के थे तब अमेरिका में अलास्का के आमचिटका आइलैंड पर 1965 में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी ऑटर्स मारे गए थे। ये देखते हुए वैंकूवर में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी ग्रुप में पॉल वॉटसन भी शामिल थे। इसे रोकने के लिए 1970 में डोंट मेक अ वेव इन जहाजों को नाम दिया गया ग्रीन पीस और ग्रीन पीस 2। इन्हीं जहाजों के क्रू मेंबर्स में पॉल वॉटसन शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था और बहुत रिस्की था। इनका प्लान था कि अपने फिशिंग जहाजों को लेकर जाएंगे उस जगह पर जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा, ताकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो यहां पर इंसानों को देख लें और न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिराए। इन्होंने अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन जब ये टेस्टिंग साइट तक पहुंचे तब पता चला कि सरकार ने इन्हें गलत टेस्टिंग साइट बता रखी थी और असली टेस्टिंग साइट कुछ और थी। एक्चुअली में जब बम फटा वो इनसे सैकड़ों मील दूर। लेकिन जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, टेस्टिंग के तौर पर ही ये 200 गुना ज्यादा बड़ा था नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से। इस ब्लास्ट में लगभग 10,000 से ज्यादा मछलियां मारी गई और करीब 1,000 सी ऑटर्स। न्यूज में कि अमेरिका ने भविष्य में होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट को कैंसिल कर दिया। डोंट मेक अ वेव कमेटी ही बाद में चलकर ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये वही एनजीओ है जो आज के दिन दुनिया भर में इतना फेमस है। पॉल वॉटसन ग्रीन पीस के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। कैनेडियन बायोलॉजिस्ट पॉल स्पॉन्ज नाम से ग्रीन पीस के पास आए। इन्हें बुलाया गया था वैंकूवर एक्वेरियम में पहली कैप्टिव ऑर्का वेल को स्टडी करने के लिए। यहाँ इन्होंने इस वेल पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ये हैरान रह गए। ये वेल इतनी इंटेलिजेंट थी कि ये जानबूझकर पॉल स्पॉन्ज को गलत जवाब देने लगी सवालों के। इन्हें रियलाइज हुआ कि ये वेल इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और इनके दिमाग के साथ खेल रही है। And then all of a sudden, the whale switched to giving the exact wrong answer. And Paul realized that the whale was experimenting on him and playing with his mind. काम करने के दौरान पॉल स्पॉन्ज को पता चला कि कैसे वेल्स को हंट करके उन्हें एक्सटिंक्शन की ओर धकेला जा रहा है।
ये सब देखते हुए पॉल स्पॉन्ज वेल हंटिंग को रोकने के अपने आइडियाज के साथ ग्रीन पीस के लोगों से मिले। पॉल वॉटसन को भी इशू काफी इंपॉर्टेंट लगा और ग्रीन पीस को भी लगा कि एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वेल्स एक परफेक्ट सिंबल है। क्योंकि असल में बात क्या है दोस्तों, वेल्स बेहद इंटेलिजेंट होती है। ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि धरती के इतिहास में जितने भी जानवर आए हैं और गए हैं, जितने भी बड़े बड़े डायनासोर्स रहे हैं, उन सबसे भी कंपेयर करो तो भी ब्लू वेल सबसे बड़ा जीव है। और क्या आप जानते हो, स्पर्म वेल्स का धरती पर सबसे बड़ा ब्रेन होता है जो इंसान के दिमाग से 5 गुना बड़ा होता है। कमाल की बात तो यह है कि वेल्स के दिमाग में इंसानों से एक लोब ज्यादा होता है जिसे पैरालिम्बिक लोब कहा जाता है। ये लोब इमोशंस प्रोसेस करने के लिए और थिंकिंग में काम आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसी वजह से वेल्स में इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो हमदर्दी यानी एम्पैथी, दुख और उदासी जैसे इमोशंस को फील कर सकती है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स तो सिंपल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि वो अपनी चोंच में स्पॉन्जेस भरकर उसकी हेल्प से पत्थर या रेत के नीचे छिपी मछलियों का पता लगाती है। वेल्स में अपनी खुद की एक लैंग्वेज भी होती है जिसमें लेटर्स जैसे होते हैं जो कुछ कुछ इंसानों की लैंग्वेज की तरह होते हैं। ओरकास जिन्हें किलर वेल्स कहा जाता है, ये एक दूसरे को नाम लेकर बुलाती है और स्पर्म वेल्स लोकल लैंग्वेज में बात भी करती है। इंसानों की ही तरह वेल्स भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहती हैं और अपने छोटे और बूढ़े मेंबर्स की रक्षा करती हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन्स अपनी लाइफ की हर चीज के लिए अपने सोशल नेटवर्क पर डिपेंड रहती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन दोस्त और कौन फैमिली। वेल्स सभी चीजों के दौरान अपने बच्चों को भी अपने पास रखती है, जिसे कल्चर के तौर पर देखा जाता है। ऑल्ट्रुइज्म का जो बिहेवियर है, दूसरे जीवों की मदद करना, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इंसानों में देखा जाता है, लेकिन ये चीज वेल्स में भी देखी गई है। कई हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर इंसान मुसीबत में थे और वेल्स उन्हें बचाने आ जाती है। That whale was intent on keeping me away and hiding me, and I didn't know why. And then I saw the shark. There's a great big dark shark up there. हम्पबैक वेल्स तो अपने गानों को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन भी करती है। और किलर वेल्स के अलग अलग पोर्ट्स में तो अलग अलग डायलेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा सबूत है कि वेल्स में भी एक तरीके का कल्चर देखने को मिलता है जो इंसानों में मिलता है। और बहुत से ऐसे राज तो वेल्स के बारे में अभी भी अनजान है। ये एक ऐसी फील्ड है साइंस में जिस पर अभी भी रिसर्च चल ही रही है। साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं इनके इंटेलिजेंस को, लेकिन एक चीज जरूर है जो साइंटिस्ट क्लियरली समझ चुके हैं, वेल्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वेल्स की जो एक्सक्रीशन होती है, इनकी पॉटी, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन और सी प्लांट्स का खाना होते हैं, जिनकी मदद से वो और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन धरती पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाते हैं। दुनिया भर में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो कार्बन एटमॉस्फेयर से हटती है, उसका 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है। इसी तरीके से दुनिया भर में जितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, उसमें से लगभग आधी सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से हो रही है। सोचकर देखो, इतने छोटे से क्रीचर्स और इनका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी धरती पर। यही चीज आपकी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस और ट्वीक्स करने से आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। स्कूल में ज्यादा मार्क्स लाना, अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने दिन में ज्यादा फ्री टाइम मिल पाना हॉबीज के लिए, और साथ ही साथ अपने हैप्पीनेस लेवल्स को भी बढ़ाना, ये सब कुछ करना पॉसिबल है सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाकर। लेकिन क्या है ये चेंजेस? एग्जैक्टली यही मैं सिखाता हूं अपने मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। एक 2.5 घंटे का लेजर फोकस्ड कोर्स जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम सिखाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मैं अपनी जिंदगी में खुद करता हूं। इस कोर्स में कोई फालतू का मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सुबह के 5 बजे उठो, ना ही मैं आपको किसी मशीन की तरह दिन रात काम करने को कहूंगा, बल्कि यहाँ आपको साइंटिफिक टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जो एक्चुअली में काम करती है, और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। हजारों लोग जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है, उनका फीडबैक आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये लोग भी अपने गोल्स को अपनी जिंदगी में बेहतर अचीव कर पा रहे हैं। पूरा कोर्स हिंदी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और सभी लेसन्स का और वर्कशीट्स का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आप जब चाहे तब देख सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो SAVE44, सीधा 44% ऑफ पाने के लिए, SAVE44। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। और जितनी ज्यादा वेल्स होंगी उतने ही ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी सालों से वेल्स को एक बड़े पैमाने पर मारा जाता रहा है। वेल्स को बचाने के लिए सन 1975 में ग्रीन पीस ने सेव द वेल कैंपेन शुरू की थी, जो एक तरीके से मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत थी। ग्रीन पीस ने सबसे पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया कोस्ट के पास हो रही वेल हंटिंग को टारगेट किया। यहाँ पर सोवियत यूनियन के जहाज आकर वेल हंटिंग करते थे। उस जमाने में ग्रीन पीस के लोग ये रबर की बोट्स का इस्तेमाल करते थे, जिनका नाम ज़ोडिएक्स था, और शुरुआत में इनका तरीका काफी नॉन वायलेंट था। ये जहाजों के पास जाते और उनके पास अपील करते कि ये चीज मत करो। अक्सर ये अपनी छोटी बोट्स में इन बड़े जहाजों के सामने हाथ में झंडे लिए फिरते और पोस्टर्स दिखाते कि स्टॉप वेलिंग। इनकी सबसे पहली एक्सपीडिशंस में से एक थी जहां पर पॉल वॉटसन गए। जब ये पहुंचे तो इन्हें दिखा कि सोवियत के जहाजों ने 2 वेल्स को हार्पून से हिट किया हुआ था।
अब हार्पून जो है, जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरीके का हथियार होता है। एक रस्सी जिसके एंड में एक मेटल का नुकीला सा हिस्सा होता है जिसके जरिए व्हेल्स को मारा जा सकता है, लेकिन इसे हाथ से फेंकना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल हार्पून्स होते थे, लेकिन 1970s तक आते आते जो इन सोवियत के जहाजों में हार्पून्स इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें एक्सप्लोसिव हार्पून्स कहा जाता था। ये कोई हाथ से चलाने वाली चीज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी 2.5 टन की मैकेनिकल गन थी। इस गन से हार्पून निकलता जो बड़ी तेजी से जाकर व्हेल की बॉडी के अंदर छेद करता और व्हेल के अंदर घुसने के बाद उसमें एक एक्सप्लोसिव लगा था, बॉम्ब की तरह फट जाता। सोवियत जहाजों ने जिन 2 व्हेल्स को मारा था उनमें से एक बेबी व्हेल थी। पॉल वॉटसन इसी छोटी व्हेल के ऊपर जाकर बैठ गए ताकि फोटो लेकर इसका साइज दिखाया जा सके। व्हेल के ऊपर बैठे वॉटसन की ये फोटो आगे जाकर बड़ी फेमस होती है। इसी समय के अराउंड साल 1975 में एक ऐसी घटना होती है जो पॉल वॉटसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। ये सोवियत के जहाज के सामने अपनी छोटी सी रबर बोट लेकर पहुंचे थे कि तभी एक बड़े धमाके की आवाज इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि इनकी आंखों के सामने एक हार्पून फेंका गया है और उसके जरिए एक व्हेल को मारा गया है। ये देखकर पास में मौजूद एक बड़ी व्हेल हार्पून चला रहे व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पॉइंट ब्लैंक वहीं पर दोबारा से शूट कर दिया जाता है। जो घायल व्हेल थी यहाँ पर, उसके बिल्कुल बगल में पॉल वॉटसन मौजूद थे। उस समुद्र में डूबने लगती है। पानी में डूबते डूबते वॉटसन ने उसकी आंख में देखा। वॉटसन बताते हैं कि उन्हें उस मरती हुई व्हेल की आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। वो जानती थी कि हम क्या कर रहे हैं। उसे फर्क पता था उन लोगों में जो उसे बचाने आए थे और वो लोग जो उसे हार्पून से मार रहे थे। वो चाहती तो बड़ी ही आसानी से हमें भी मार सकती थी क्योंकि हम बिल्कुल उसके साइड में थे, लेकिन मरते वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। वॉटसन कहते हैं कि इस एक पल ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। उन्हें अपने जीवन का मकसद दिखने लगा। I looked up past these 6-inch teeth into an eye the size of my fist, and what I saw there was understanding that the whale understood what we were trying to do, because he could have very easily come forward and crushed us or seized us in his jaws and killed us. ग्रीन पीस ने इस पूरी घटना को वीडियो पर कैप्चर किया था और ये फुटेज दुनिया भर में फैलाई गई। अमेरिका के तीनों नेशनल नेटवर्क्स पर ये टॉप न्यूज बनी। व्हेल हंटिंग का सच दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पॉल वॉटसन सोचने पर मजबूर हुए। आखिर ये सोवियत के जहाज व्हेल्स को क्यों मार रहे थे? ऐसा तो नहीं था कि इन्हें व्हेल्स की मीट की जरूरत हो, खाने की कोई कमी नहीं थी। इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इन स्पर्म व्हेल्स को मारा जा रहा था इनके अंदर मिलने वाले स्पर्मेसेटी ऑयल की वजह से। इस ऑयल को कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से एक था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए। सोचकर देखो दोस्तों, यहाँ पर इन बेहतरीन जीवों को मारा जा रहा था ताकि इंसान अपनी ही डिस्ट्रक्शन के हथियार बना सके। इसके बाद पॉल वॉटसन ने कहा कि इससे मुझे एहसास हुआ कि इंसान पागल है। एटलीस्ट कुछ इंसान तो सही में पागल है। One of the products that they were making with it was intercontinental ballistic missiles. So I said, here we are destroying this intelligent, gentle, socially complex creature for the purpose of making a weapon meant for the mass extermination of human beings. And that's when it just struck me that we're insane. उन्होंने इसी पॉइंट पर फैसला किया कि अब वो व्हेल्स और बाकी सी लाइफ को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे। I think it probably did really cement for him that he wanted, this was his mission in life. अगले साल 1976 में पॉल वॉटसन और ग्रीन पीस कनाडा के न्यू फाउंडलैंड की आइस फील्ड्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर साल लाखों बेबी सील्स को मारा जाता था। इन सील्स को उनके बालों के लिए मारा जाता था, जिनसे कपड़े बनते थे। ये दुनिया में मैमल्स का सबसे बड़ा स्लॉटर था अपने समय का। और हैरानी की बात यह थी कि किस तरीके से किया जाता था। वहां सील्स मौजूद है अपने बच्चों के साथ और उसकी माँ के सामने उस बच्चे का खून किया जाता था। जो लोग ये कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए, उनसे बातचीत करके उन्हें समझाने के लिए पॉल वॉटसन और उनके साथी वहां पर पहुंचते हैं। So I decided to set up a base camp, and we went out to physically block the sealers on the ice. वो लोग बहाना मारते हैं, ये तो हमारा कल्चर है, हम सदियों से यही करते आए हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, हमारे कल्चर में इंटरफेयर मत करो। लेकिन उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की गई कि अब मीट की कोई कमी नहीं है, कपड़े दूसरे मटेरियल्स के भी बन सकते हैं, और अगर इसी तरीके से सील्स को मारते रहे तो आने वाले समय में कोई सील्स नहीं बचेंगे। What are you going to do in 5 years when there's nothing left? Then you go wipe something else out. Sorry? You go wipe something else out. You're not living, boy. They can look like a tourist. Yeah, but you're going to be out of it in 5 years. You can do that. अक्सर वॉटसन और रॉबर हंटर सीलर्स के जहाज के आगे जाकर खड़े हो जाते और जहाज को वापस मुड़ने पर मजबूर कर देते। ये करना एक बार फिर से बहुत ही रिस्की चीज थी, क्योंकि अगर जहाज समय पर नहीं रुकता तो वो मारे जाते जहाज के सामने आकर। यहाँ एक और ये फोटो है जो बड़ी फेमस हुई पॉल वॉटसन और रॉबर्ट हंटर की, जहाज के सामने खड़े हुए। इसी कैंपेन के दौरान पॉल वॉटसन पर सील हंटर्स ने हमला भी किया। उन्हें पानी में डुबोया गया, मारा गया और डेक पर पड़े ब्लड पर उनका फेस भी रगड़ा गया। Then I was dragged out, brought on board the ship, and dragged through a gauntlet of sealers who were kicking me, spitting at me, and rubbing my face into the blood on the deck. एक समय पर वॉटसन ने एक शिकारी का हथियार छीनकर उसे पानी में फेंक दिया, जो एक सील को मारने जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इस पॉइंट तक पॉल वॉटसन सिर्फ नॉन वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते आए थे। ये पहली बार था कि वो प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे थे दूसरे को रोकने के लिए। ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने आप को नॉन वायलेंस की फिलॉसफी पर चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताती थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी रीजन से जून 1977 में पॉल वॉटसन को ग्रीन पीस फाउंडेशन के बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉल वॉटसन इसके बाद अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं अर्थ फोर्स। ये अर्थ फोर्स का ही पहला जहाज था, सी शेपर्ड, जो पायरेट जहाज सियरा को टक्कर मारता है, जिसकी बात मैंने
वीडियो के शुरू में करी थी। बाद में वॉटसन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर ही सी शेपर्ड की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ग्रीन पीस और सी शेपर्ड में एक बड़ा अंतर था। ग्रीन पीस की पॉलिसी थी अगर कहीं पर कुछ भी गलत होगा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका विटनेस बनेंगे और सबूत इकट्ठा करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन सी शेपर्ड का मानना था कि इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अगर कोई जहाज वेल्स का शिकार कर रहा है तो हम सीधा जाकर उस जहाज को टक्कर मारेंगे और वेल हंटिंग को वही उसी वक्त रोकने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगोस भी ऐसे रखते हैं जो लोगों में अच्छी फीलिंग्स पैदा करें, जैसे कि WWF का ये पांडा वाला लोगो है। कोई अपने लोगो में क्यूट सी वेल दिखाता है तो कोई क्यूट सा कोआला दिखाता है। लेकिन वॉटसन ने कहा सी शेपर्ड का लोगो रहेगा ये पायरेट्स का फ्लैग। The world is a vampire. Set the day. सियरा के बाद सी शेफर्ड और पॉल वॉटसन ने कई जहाजों को डुबाया और कई वेल हंटर्स के जहाजों को टक्कर मारकर इसी तरीके से इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया। पॉल वॉटसन वेल्स को बचाने के लिए इतने पैशनेट थे कि साल 1981 में वो सीक्रेटली जाकर सोवियत यूनियन के साइबेरिया में घुस जाते हैं और यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं जिसमें इलीगली मारी गई वेल्स के मीट से जानवरों का चारा बनाया जा रहा था। अगर ये पकड़े जाते तो इन्हें टॉर्चर किया जा सकता था, मारा जा सकता था सोवियत की सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB और सोवियत नेवी को चकमा देकर भागने में कामयाब भी रहे। अगले साल ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़े गए। अपने तौर तरीकों में पॉल वॉटसन इतने इनोवेटिव थे कि वो हर रास्ता अपनाने को तैयार थे जानवरों को बचाने के लिए। जैसे कि साल 1983 में न्यूफाउंडलैंड में जब उन्होंने सील हंटिंग को रोक दिया अपने जहाज के जरिए, बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन वॉटसन अगले ही साल एक फ्रेंच एक्ट्रेस ब्रिगिट बारडोट को यहाँ लेकर आए और एक प्यारी सी बेबी सील के साथ उनकी फोटोज खींचकर पब्लिसिटी करवाई। अगर जहाजों को टक्कर मारने से काम नहीं चल रहा तो क्यूट बेबी सील्स की फोटो वायरल करा दो। इन्हीं फोटोज के कारण इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठता है और सील हंटिंग को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। पॉल वॉटसन की मेहनत काम करने लगी थी। 1946 में वेल्स की ओवर हंटिंग रोकने के लिए एक इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि इसमें वही देश शामिल थे जो वेल्स को मार रहे थे। पॉल वॉटसन, ग्रीन पीस और बाकी संस्थाओं के प्रेशर की वजह से इस कमीशन ने फाइनली जाकर साल 1986 में कमर्शियल वेल हंटिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन जापान इसके खिलाफ था जो कि एक बड़ा पावरफुल देश था, इसलिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए वेल्स को मारना अलाउड रखा गया और जापान को रिसर्च के लिए हर साल 1000 वेल्स मारने की परमिशन दे दी गई। अब जरा सोचकर देखो, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए क्या हर साल 1000 वेल्स को मारने की जरूरत है? कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ बहाना है। जापान 1000 वेल्स को हर साल मार रहा था सिर्फ उसकी मीट के लिए। जापान ही नहीं, आइसलैंड का देश भी 1980s में रिसर्च के नाम पर वेल्स को मारता था और इनके मीट को जापान को बेच देता था। यही कारण है कि इवन दो 1986 में कमर्शियल वेलिंग पर बैन लग गया था, 1986 से लेकर 2022 तक लगभग 40,000 वेल्स को फिर भी मारा गया। पॉल वॉटसन इस सबसे तंग आकर अपनी टीम को लेकर आइसलैंड के एकमात्र वेल प्रोसेसिंग प्लांट में जाते हैं। अपने साथ इन्होंने लिए हुए थे हथौड़े और साइनिक एसिड। 8 घंटे तक ये पूरे प्लांट को तहस नहस कर देते हैं। लिटरली हथौड़ों और एसिड से तोड़फोड़ करते हैं इस प्लांट की। $20 लाख का नुकसान होता है और इसके बाद वो ड्राइव करके आइसलैंड की राजधानी रेयकयाविक के हार्बर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो वेल हंटिंग करने वाले 2 जहाजों के सी वॉल्स को खोलकर उन्हें डुबा देते हैं। आइसलैंड के पास 4 जहाज थे वेल हंटिंग करने के लिए और इनमें से 2 को इन्होंने सिंगल हैंडेडली डुबा दिया। वॉटसन का कहना था कि वो बाकी 2 जहाजों को भी डुबा देते, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके ऊपर लोग मौजूद थे, वो किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। इस हमले के बाद सी शेपर्ड की काफी आलोचना करी जाती है। कई अखबार इसका कंपैरिजन एक टेररिस्ट हमले से करते हैं, लेकिन वॉटसन को यकीन था कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। साल 1988 में वो खुद आइसलैंड पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो आओ मुझे अरेस्ट कर। खुद अपने आप को पुलिस को सौंप देते हैं। वॉटसन की इस कमिटमेंट को देखते हुए साल 2000 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के टॉप 20 इन्वायरमेंटल हीरोज की लिस्ट में शामिल किया। हालांकि आइसलैंड वाले उन्हें अरेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने देश से बाहर निकाल देते हैं। साल 2000 के अराउंड पॉल वॉटसन ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सरकारों के साथ मिलकर एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज के शिकारियों के खिलाफ कैंपेन भी चलाया। इसी दौरान कोस्टा रिका के देश में उनकी जेल जाने की नौबत आ गई थी। आरोप लगा कि उन्होंने अपने जहाज से कोस्टा रिका के एक शार्क हंटिंग जहाज को टक्कर मारी और इसे कैप्टन को मारने की कोशिश की। लेकिन वॉटसन की किस्मत अच्छी थी कि उस जहाज पर एक डॉक्यूमेंट्री टीम मौजूद थी जिसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। वीडियो देखने के बाद इस केस को खारिज कर दिया गया। इसी बीच वॉटसन ने अपना फोकस जापान के वेल हंटर्स की ओर किया, जो सबसे ज्यादा वेल्स को मार रहे थे दुनिया में। 2005 में उन्होंने जापान के 2 बड़े जहाजों को टक्कर मारी। साल 2006 में वो अपने 2 जहाजों को लेकर एंटार्क्टिका के ओशन में पहुंच गए, रॉस सी में। एंटार्क्टिका के पास ये समुद्र एक समय पर ऐसी जगह होती थी जहां पर बहुत भारी संख्या में वेल्स पाई जाती थी। इतनी ज्यादा वेल्स कि इस जगह का नाम ही बे ऑफ वेल्स रख दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर वेल्स को इतना ज्यादा मारा गया कि वेल्स यहाँ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई। जापान के हंटिंग जहाज यहाँ पर हर साल वेल्स की हंटिंग करने आते थे। 2 तरीके के जहाज होते थे इनके। एक वो जहाज जिन पर एक्सप्लोसिव हार्पून्स लगे होते थे जो एक्चुअली में हंटिंग का काम करते थे, और एक होता था इनका फैक्ट्री जहाज जहां पर
सारी हंटेड व्हेल्स को पकड़कर ले जाया जाता था, उन्हें काटकर पैक और फ्रीज किया जाता था। इनके इस फैक्ट्री जहाज का नाम था निशिन मारू। इस जहाज पर बड़े बड़े शब्दों में रिसर्च लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई रिसर्च का काम नहीं हो रहा था। पॉल वॉटसन के साथियों ने इस निशिन मारू के क्रू पर ब्यूटेरिक एसिड के कैनिस्टर्स और स्मोक बॉम्ब्स फेंके। अब सुनने में ये चीज बड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन एक्चुअली में ब्यूटेरिक एसिड एक हार्मलेस एसिड है। इससे किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस एक गंदी सी स्मेल आती है। और स्मोक बॉम्ब्स फेंकने के पीछे भी मकसद था धुआं निकले ताकि व्हेल्स की हंटिंग करना मुश्किल हो जाए। हर साल दिसंबर से मार्च के महीने के बीच ये व्हेलिंग सीजन होता था, जहां पर जापानीज व्हेल हंटर्स आते थे एंटार्क्टिका के पास हंटिंग करने के लिए। और हर साल सी शेपर्ड वाले इसी तरीके से वहां पहुंच जाते और इनके बीच आमना सामना होता। जापान का देश सी शेपर्ड को इको टेररिस्ट कहने लगा। 2008 से लेकर 2015 के बीच में जो कोशिशें रही पॉल वॉटसन की जापानीज व्हेलिंग जहाजों को रोकने की, इसे डॉक्यूमेंट किया गया व्हेल वॉर्स नाम की सीरीज में। इस शो का पहला सीजन चैनल का हाईएस्ट रेटिंग वाला शो रहा और इससे वॉटसन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। अगर आपको याद हो, ये इसी समय के अराउंड इंडिया में भी एयर किया जाता था। मुझे खुद पॉल वॉटसन के बारे में पहली बार इसी शो के जरिए पता चला था 2010 के अराउंड। पॉल वॉटसन की इस कोशिश ने जापान के इन व्हेलिंग जहाजों का जीना मुश्किल कर रखा था, जिससे वो अपने टारगेट की आधी व्हेल्स का ही शिकार कर पा रहे थे। अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए सी शेपर्ड ने एक $2.5 मिलियन की अर्थ रेस भी खरीदी। एक कमाल की दिखने वाली स्पीड बोट, जो कि एक्चुअली में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज है। 2008 में इसने सिर्फ 60 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ये रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑस्कर सेरेमनी की लाइटिंग करने वाले एक हॉलीवुड बिजनेसमैन एडी गिल ने इसके लिए पैसे भी डोनेट किए थे, इसलिए इस जहाज का नाम दी एडी गिल रखा गया। 2010 में सी शेपर्ड की एक कैंपेन के दौरान एडी गिल अपना इंजन बंद करके जापान के जहाज शोनान मारू 2 के आगे खड़ा हो गया, लेकिन ये जापानीज जहाज रुका नहीं और इसने सीधा जाकर इस एडी गिल को टक्कर मार दी। इससे एडी गिल 2 टुकड़ों में टूट गया। ये एक सही में चमत्कार है कि इस इंसिडेंट में कोई मरा नहीं। 6 में से 1 क्रू मेंबर की लेकिन छाती की हड्डियां जरूर टूट गई। क्रू को दूसरे जहाज से आई लाइफ बोट से बचा लिया गया, लेकिन जब एडी गिल को वापस किनारे पर ले जाने की कोशिश की गई, ये पॉसिबल हो ना सका और ये रास्ते में ही डूब गया। इस घटना के बाद उल्टा जापान ने ही पॉल वॉटसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अमेरिका के कोर्ट ने भी सी शेपर्ड को पायरेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और वॉटसन को जापान के व्हेलिंग जहाजों से 500 मीटर दूर रहने का आदेश दिया गया। उधर कोस्टा रिका में भी जहाज को टक्कर मारने से संबंधित केस दोबारा खोल दिया गया और उसकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पर मई 2012 में वॉटसन को जर्मनी में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें इसी कंडीशन पर बेल मिलती है कि वो जर्मनी छोड़कर नहीं जाएंगे। It's a relief to be out after a week. This is certainly unexpected. I didn't expect something. लेकिन जब पॉल वॉटसन को पता चला कि जापान भी उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा है, तो वो बेल जंप करके जर्मनी से छुपके से भाग निकले। पॉल वॉटसन की कोशिशों का असर सीधे तौर पर देखने को मिला है। वेस्टर्न सदर्न अटलांटिक व्हेल्स एक समय पर ये इतनी एंडेंजर्ड थी कि सिर्फ 1000 से कम व्हेल्स की संख्या बची थी दुनिया में, लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन 25,000 से भी ज्यादा है। ऐसे ही वेस्टर्न ग्रे व्हेल की पॉपुलेशन भी रिकवर कर रही है आज के दिन, लेकिन इन सब चीजों के चलते जो सब पॉल वॉटसन ने किया, इनके लिए मुसीबतें बढ़ती चली गई। जापान के कहने पर इंटरपोल वॉटसन के अगेंस्ट एक रेड नोटिस इशू कर देता है। Interpol has issued a red notice for eco-terrorist Paul Watson. Anyone who knows his whereabouts, contact authorities. रेड नोटिस का इस्तेमाल सिर्फ सीरियस क्राइम्स के लिए किया जाता है, जैसे कि मर्डर हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो या कोई फाइनेंशियल क्राइम्स हो। लेकिन यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के खिलाफ शायद से पहली बार ऐसा किया गया। पॉल वॉटसन चारों तरफ से घिर गए और एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बन गए। वैसे तो ये कनाडा और अमेरिका 2 देशों के नागरिक थे, लेकिन जर्मनी में गिरफ्तारी के बाद कनाडा ने इनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया और ये कहा कि अगर वो कनाडा आए कभी तो इन्हें जापान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इन्हें पायरेट घोषित कर दिया और वहां पहुंचने पर भी इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 2022 में ये फ्रांस में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और वहां रहने लगते हैं। ये आज के दिन इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि अरेस्ट किए जाने का डर है और जापान इनके पीछे पड़ा है। एक समय पर ये अरेस्ट से बचने के लिए 15 महीने समुद्र में भी रहे थे, क्योंकि समुद्र फ्री रहता है और वहां पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होता। March of 2013 till October 2013, I was in the southern Pacific Ocean, pretty much in exile on deserted islands and everything. इन इश्यूज को देखते हुए पॉल वॉटसन जनवरी 2013 में सी शेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी के हेड की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कमान छोड़ने के बाद ये कहते हैं कि 9 साल तक जो इनकी कैंपेन चली, उसके दौरान करीब 6000 के आसपास व्हेल्स को इन्होंने बचाया। इन्होंने कहा कि भले ही लोग मुझे वायलेंट कहते हैं, इको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन अपने 35 सालों के करियर में एक भी इंसान को मैंने कभी चोट नहीं आने दी। 2022 में पॉल वॉटसन को सी शेपर्ड ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की न्यू डायरेक्शन से खुश नहीं है। इनकी राय में ये ऑर्गेनाइजेशन अब इतनी प्रोएक्टिव नहीं है। इनका कहना है कि सी शेपर्ड इन्हें चुप रहने के लिए $3 लाख देने को भी तैयार थी, लेकिन इन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया और रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके बाद भी व्हेल्स को बचाने के लिए इनका जज्बा कम नहीं हुआ। एक बार फिर से ये अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस बार इसका नाम रखा जाता है कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन, और एक बार फिर से ये जापान की व्हेलिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं।
21 जुलाई 2024 जब इनका जहाज ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक में रुका, कई पुलिस वाले जहाज पर चढ़ते हैं और अचानक से वॉटसन को हथकड़ियां पहना दी जाती है, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। John Paul DeJoy arrived this morning in Nuuk, Greenland, where we were immediately boarded by a SWAT team and Danish police who wasted no time in cuffing Paul Watson, our founder, and arresting him on a decades-old red notice at the request of Japan. Paul's getting arrested. You want to film that now? We need to get him out of detention here in Nuuk, Greenland. The longer he stays here, the more likely it is that he will be extradited by the government of Japan. बाद में पता चलता है कि 12 साल पुराने इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया ग्रीनलैंड में। पहले ये नोटिस पब्लिक था, लेकिन बाद में इसे कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया था और ये वेबसाइट पर दिखना बंद हो गया था। इसलिए पॉल वॉटसन की लीगल टीम को लगा था कि पुलिस इनके पीछे नहीं पड़ी है, क्योंकि रेड नोटिस गायब हो गया है, इसे वापस ले लिया गया होगा। लेकिन ग्रीनलैंड में अरेस्ट होने के बाद इन्हें पता चला कि एक्चुअली में ये नोटिस कॉन्फिडेंशियल था। अब सवाल ये उठा कि ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क देश का हिस्सा है, क्या इन्हें जापान को सौंप देगा? दुनिया भर में कई शहरों में प्रोटेस्ट किए गए पॉल वॉटसन को आजाद करने के लिए। डेनमार्क की सरकार पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में रहने वाले लोगों ने प्रेशर बनाया और फाइनली जाकर 17 दिसंबर 2024 पॉल वॉटसन को जापान एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा। 5 महीने जेल में रहने के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। Denmark has freed anti-whaling activist Paul Watson, declining Japan's extradition request. पॉल वॉटसन का कहना है कि इंसान एक वायरस की तरह है और धरती का इकोसिस्टम ह्यूमन बॉडी की तरह है, और अभी ह्यूमंस इस बॉडी से ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे एक वायरस आता है। एक वायरस अपने होस्ट को मारता है और इंसान भी अपने होस्ट प्लेनेट अर्थ को मार रहे हैं। इनका कहना है कि वेल्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और उन्हें मारना मर्डर के बराबर है। समुद्रों के अंदर मौजूद लाइफ को इतनी तेजी से खत्म किया जा रहा है कि साइंटिस्ट भी मेजर नहीं कर पा रहे कि कितनी ओशन लाइफ एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों स्पीशीज है जानवरों के जो डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दुनिया भर की मेजर फिशरीज में से 70% फुली या ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और अगर यही चलता रहा तो साल 2048 तक जाकर फिशरीज इंडस्ट्री ही पूरी कोलैप्स करते हैं। इट्स अ वॉर टू सेव द प्लेनेट फ्रॉम आवरसेल्व्स। Is a vampire.